Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 8, that is about current electricity. In first two lectures, we had discussed about current, conventional current, about potential difference. Ohm's law was discussed. After this, resistance, that is a constant of Ohm's law, it was discussed, and components of circuit. In the last lecture, we discussed components of circuit, resistors, which are carbon resistors, capacitors, their types, transformer. These things were discussed. Even direct and alternating current were discussed. We studied uses of DC and AC, domestic supply, it was discussed. About circuit wiring, discussion was there. Then fuses and switches. These things we had discussed already. Now today we are to start from measurement of electricity supply. इलेक्ट्रिसिटी जो हमें सप्लाई होती है, हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। बताया कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हासिल करते हैं, हर माह आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलता है, तो ये वाला बिल जो है ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया जाएगा। वे टू कैलकुलेट इट। मतलब कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम एक माह के दौरान यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसकी जो प्राइस होती है ये उस बिल के ऊपर प्रिंटेड होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है, यानी जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये किलोवाट आवर में मेजर होती है। हमारा मीटर इसको किलोवाट आवर में मेजर करता है, इनको हम यूनिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स घरों में जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, उसी पर्पस के लिए किए जाते हैं, और वो इसी किलोवाट आवर के यूनिट में ही इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने किसी खास पीरियड में कंज्यूम की है, तो उसको आपने इन 4 पॉइंट से जो है वो कैलकुलेट करना है। नंबर 1, वो पीरियड जिसके दौरान हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फाइंड करना चाहते हैं, उस पीरियड के स्टार्ट में मीटर की रीडिंग फाइंड कर लें कि मीटर की रीडिंग क्या है, उसको नोट कर लें। जिस पीरियड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फाइंड करनी है, उस पीरियड के स्टार्ट में आपने क्या किया, मीटर की रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद जब वो पीरियड एंड हुआ, वो 1 दिन का है, 1 हफ्ते का है, 2 हफ्तों का है, 1 महीने का है, जितना भी पीरियड आपने रखा है, 10 दिन का जो भी है, तो उसके स्टार्ट में भी रीडिंग नोट की थी, जब वो पीरियड एंड हुआ फिर भी आपने रीडिंग नोट कर ली। अब ये जो दोनों रीडिंग्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस होगा, ये आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी जो कंज्यूम हुई है उस पीरियड के दौरान। ये किलोवाट आवर्स में मिलेगी, यानी कि आपने यूनिट्स फाइंड कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो यूनिट्स आपने फाइंड किए हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रेट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे आप इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी, यानी कि प्राइस आ जाएगी उस इलेक्ट्रिसिटी की जो कि उस पीरियड के दौरान कंज्यूम हुई है। यानी एक तो हमने उसके यूनिट्स पहले फाइंड कर लिए, उसके बाद यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम बिल जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल प्राइस इलेक्ट्रिसिटी की फाइंड कर सकते हैं जो उस पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। नेक्स्ट है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स। बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस तो बहुत हैं, लेकिन हम इसके डेंजर्स को भी डिनाई नहीं कर सकते, यानी इनकार नहीं कर सकते इस चीज से कि हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई खतरा ही नहीं। ये कुछ इसके जो डेंजर्स हैं, पॉसिबल डेंजर्स, ये डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक बेटा क्या होता है? बताया कि जो लाइव वायर है
हमारे अप्लायंस की जो लाइव वायर है, वो फैन हो, आयरन हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की लाइव वायर, अगर उसकी बॉडी के साथ, उसकी बॉडी मसलन मेटेलिक बॉडी है और लाइव वायर उस अप्लायंस के मेटेलिक बॉडी के साथ टच कर जाती है, तो जो मेटेलिक बॉडी होगी वो भी लाइव हो जाएगी। अगर कोई बंदा उस मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंस को टच करता है, तो चूंकि उसके अंदर करंट है, वो लाइव है, तो करंट स्टार्ट कर देगा फ्लो करना उस बंदे के जिस्म में से, ठीक है, थ्रू द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू द ग्राउंड, जमीन में जाना शुरू हो जाएगा। अब जमीन का वोल्टेज 0 है और उधर जो है वो हाई वोल्टेज थी, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करेगा और ये उस बंदे के जिस्म में से पास होकर जाएगा, जो बहुत ही डेंजरस होगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। जब करंट फ्लो करता है थ्रू लिविंग बॉडी, इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। अगर डेफिनेशन भी हो तो यही इसका आंसर होगा कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ लिविंग बॉडी इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? सम पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, करंट पास हुआ है, वो बर्न हो सकता है इस इलेक्ट्रिक शॉक से। इवन के डेथ भी हो सकती है, क्योंकि देखना है कि जो करंट पास हुआ है जिस्म के वाइटल हिस्से में से पास हुआ है, इवन के जिस्म के पूरे पूरे सारे हिस्सों में से, पूरे जिस्म में से करंट वो फ्लो करता है, तो इससे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो डेंजर है दैट इज फायर। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का बताया कि ये क्या रेजिस्टर्स होते हैं। अब इनके अंदर से करंट जो फ्लो करता है टू अ सर्टेन लिमिट ही फ्लो करता है, लेकिन अगर इंसुलेशन वायर की डैमेज हो जाती, वो वायर जो हमारे इन रेजिस्टर्स को, इन अप्लायंसेस को करंट प्रोवाइड कर रही होती है, वो केबल होती है जिसमें दो तारें होती हैं, एक लाइव होती है और एक न्यूट्रल होती है। अगर इंसुलेशन डैमेज हो जाती है किसी न किसी वजह से, तो दोनों वायर जो होंगी वो आपस में टच हो जाएंगी। अब इस तरह से करंट का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा वायर्स के अंदर से ही, यानी वो अप्लायंस तक पहुंचने से पहले ही तारों के अंदर डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन हो गया। अब दोनों वायर्स जो हैं वो चूंकि गुड कंडक्टर्स हैं, उनकी तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, तो रिजल्ट क्या होगा? लार्ज करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू देम। उन तारों में से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो वो तारें हीट अप हो जाएंगी, हीट अप होकर उनको आग लग जाएगी। वो तारें हीट अप होकर मेल्ट होती हैं, उनको आग लग जाती है, और ये जो फायर होगी ये ज्यादा डेंजरस हो जाएगी जब ये स्प्रेड करेगी। मतलब वही तारों तक रही है तो फिर तो सिर्फ सर्किट डैमेज हुआ, लेकिन अगर तारों से आग जली है और साथ कोई और चीज थी जिसको आग लग गई, फिर स्प्रेड होगी, तो फिर ज्यादा डेंजरस है। फिर बेटे देख लें कि फायर कैसे प्रोड्यूस होगी। कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो रेजिस्टर्स हैं, उनके अंदर तो करंट एक सर्टेन लिमिट तक फ्लो कर सकता है और वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हीट अप नहीं होते, वो बर्न नहीं करते, आग नहीं लगती है उनको। लेकिन उनको करंट पहुंचाने वाली जो हमारी वायर्स होती हैं, अगर इनकी इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, तो फिर इन तारों के अंदर ही डायरेक्ट करंट का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और तारों की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने की वजह से हैवी करंट फ्लो करता है इनमें से, और वो तारें हीट अप हो जाती हैं और उनको आग लग जाती है। और बताया कि जब ये फायर स्प्रेड होगी ना तारों से आगे दूसरी जगहों पे स्प्रेड होगी और किसी चीज को लगेगी, तो फिर ये ज्यादा डेंजरस होती है। डैमेज इंसुलेशन के अलावा बताया कि अगर ओवरलोडिंग हो जाए या डैम्प कंडीशंस हो, डैम्प कंडीशंस क्या, नमी, अगर नमी हो, डैम्प कंडीशंस जो है ये नमी को कहते हैं, और ओवरलोडिंग के ज्यादा लोड जो है वो पास हुआ है प्लग में से, तो इससे भी फायर पैदा हो सकती है। फिर है एक्सप्लोजन। बताया कि वो जगह जहां पे पेट्रोल होता है, डीजल है, फायर वर्क्स हैं, या कोई और इनफ्लेमेबल केमिकल्स मौजूद हैं, इनफ्लेमेबल जो आग जिनको लग सकती है, फायर कैचिंग जो है, शॉर्ट सर्किटिंग जो है इट बिकम्स एक्सट्रीमली डेंजरस। शॉर्ट सर्किट मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि करंट का
रास्ता जो है वो कंप्लीट हो जाए अप्लायंस के बगैर ही, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अप्लायंस की तो रेजिस्टेंस है वो तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर तारों से डायरेक्ट हो गया या नमी की वजह से हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। तो ये मटेरियल जो है ये एक्सप्लोड करेंगे आग लगने से। जब इनको आग लगेगी तो एक्सप्लोजन होगा, और ये जो चांसेस एक्सप्लोजन के ये बेटे वहां पे ज्यादा होते हैं जहाँ पे ये मिलिट्री एमुनिशन डेपो होते हैं। मिलिट्री एमुनिशन डेपो जो है, यहाँ पे ये आर्मी का ये असला वगैरह, गोला बारूद, ये जो चीजें पड़ी होती हैं, वहां पे अगर आग लगती है, डेपो क्या होता है, स्टोर उनका, तो वहां पे अगर ये आग लगती है तो ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, इनफ्लेमेबल केमिकल्स हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर से। प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर, ये उन्होंने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स दी हैं, और इन मेजर्स के जरिए हम काफी हद तक जो इलेक्ट्रिक शॉक के डेंजर्स हैं उनसे अवॉइड कर सकते हैं। पहली बात कि स्विचेस को हमेशा लाइव वायर में लगाना चाहिए। जो स्विचेस ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, वो हमेशा लाइव वायर में लगाने चाहिए, न्यूट्रल वायर में नहीं लगाने चाहिए। अगर न्यूट्रल में लगाएंगे तो हमारी जो अप्लायंस की बॉडी है वो हमेशा लाइव रहेगी स्विच ऑफ करने के बावजूद भी। दूसरी बात कि आपने बहुत ज्यादा अप्लायंसेज जो हैं वो एक ही सॉकेट में नहीं लगाने, एक सॉकेट में एक ही अप्लायंस लगाएं, क्योंकि ज्यादा जब हम अप्लायंसेज एक सॉकेट में लगा देते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो हैं पानी उनके ऊपर ना पड़ने दें, पानी टच ना हो, क्योंकि पानी जो है ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लिहाजा शॉर्ट सर्किटिंग का चांस बढ़ जाएगा। पानी में, पानी के अंदर जो है ये शॉर्ट्स वगैरह जब होती है ना तो ये कंडक्टर हो जाता है, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट कि फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स का यूज करना चाहिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी का डेंजर रिड्यूस हो जाता है। पांचवी बात कि अर्थ वायर जो है इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अर्थ वायर लाजमी होनी चाहिए, ऐसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, क्योंकि अर्थ वायर के थ्रू करंट जो है, जैसी बॉडी हमारी जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी मेटालिक बॉडी जैसे लाइव होगी तो अर्थ वायर उसके साथ कनेक्टेड होती है, ये फौरन ही जमीन को करंट जो है पास कर देगी, और हमारा फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा, या फिर हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो कबल इसके कि हम उस अप्लायंस को टच करते सर्किट पहले ही बंद हो जाएगा। छठी बात, डो नॉट पुल वायर, जो तार होती है ना उसको प्लग सॉकेट में से जो है तार को पकड़कर नहीं खींचना चाहिए। अगर आप प्लग को रिमूव करना चाहते हैं ना, प्लग को आपने रिमूव करना है तो पीछे से तार को पकड़ कर नहीं खींचना चाहिए, बल्कि प्लग को ही खींचना चाहिए, तार आपकी टूट सकती है। सातवीं बात कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं दिस शुड बी मेड अवेलेबल, ऑफिसेज हों, फैक्ट्रीज हों, तो इमरजेंसी यूज के लिए फायर ब्रिगेड जो है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं ये वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम करंट को मेजर करने के लिए या वोल्टेज को या रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बेसिकली बताया कि गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है, और जो अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इसी गैल्वेनोमीटर के अंदर हम कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, इसमें तब्दीली करते हैं, तरमीम करते हैं, और ये जो है वो उनमें कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसका फंक्शन है कि गैल्वेनोमीटर जो है इसके अंदर एक कॉइल होती है। बेटा देखिए ये कॉइल है जिसके सेंटर में ये शाफ्ट लगी हुई है, तो ये कॉइल जो है किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेट के पोल्स हैं, उनके अंदर कॉइल है, और शाफ्ट का ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा देखिए यहाँ पे इधर भी और इधर भी ये स्प्रिंग लगे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से ये कॉइल घूमती है, और जैसे ये कॉइल कब घूमेगी, जब इस कॉइल में से करंट पास होगा। तो इसको बेटे हम जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कॉइल में से करंट पास होता है,
उसका अपना फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर का है मैग्नेट का, वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये कॉइल घूम जाती है। जैसे कॉइल घूमती है तो साथ ये शाफ्ट भी घूम जाएगी। शाफ्ट के ऊपर ये स्प्रिंग जो लगे होते हैं, ये स्प्रिंग टाइट हो जाते हैं, और इसके साथ ही चूंकि शाफ्ट घूम रही तो ये पॉइंटर ऊपर लगा हुआ है, ये पॉइंटर इस स्केल के ऊपर घूम कर जाएगा, मूव करके जाएगा, इसके स्केल के ये डायल के ऊपर मूव करेगा और इससे हमें रीडिंग मिलेगी। तो इसका गैल्वेनोमीटर का बेटा याद रखें कि ये फ्यू मिली एम्पियर का करंट इवन हो तो इसका जो ये पॉइंटर है ये फुल स्केल मूव कर जाता है, पूरे डायल पे मूव कर जाता है। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर जो वो करंट को मेजर तो नहीं कर सकता। गैल्वेनोमीटर जस्ट सर्किट में करंट की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए कि करंट है या नहीं, ठीक है, करंट की मौजूदगी को चेक करने के लिए यूज होता है। अगर हम करंट को मेजर करना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं। इस तरह वोल्टेज को मेजर करना होता है तो फिर भी इसमें चेंजेस करनी होती है। वो चेंजेस क्या होती हैं, नेक्स्ट देखें। एमीटर, एमीटर देखें, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। और ये कैसे बनता है, जब हम ये देखें, ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने पैरेलल, ये पैरेलल वो होता है होती कॉम्बिनेशन जिसमें कि करंट का रास्ता अलग हो जाए। अब देखिए ये करंट का रास्ता है जो गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है, और एक अलग रास्ता हो गया शंट रेजिस्टेंस, इसको कहा शंट। बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस होती है, बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस, इसको हम पैरेलल लगा देते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो इस शंट में से पास हो जाएगा और बहुत थोड़ा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, जैसे कि उसकी जो उसका पॉइंटर जो है वो तेजी से नहीं मूव करेगा, ऐसा ऐसा मूव करेगा और करंट को मेजर कर सकेगा। फिर बेटा देखें कि एमीटर हमारे पास कैसे बना कि गैल्वेनोमीटर के साथ हमने पैरेलल एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई है जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा है। तो ये पूरी असेंबली जो है, ये डॉटेड लाइन में जिसको शो किया, अब ये पूरी क्या, ये वोल्ट सॉरी ये एमीटर बन गया। अब इस एमीटर को देखें, ये यहाँ पे लगाया गया। हमेशा एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाएंगे। ये कंडक्टर है, ये हमारा कोई भी अप्लायंस हो सकता है जिसमें से करंट पास हो रहा है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये करंट पास हो रहा है, तो एमीटर को यहाँ सीरीज में लगाना है। एक तो सीरीज में लगाना है, दूसरा इस एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। ये इसकी कंडीशंस होती हैं। पहली कि इसको हमेशा सीरीज में लगाएं और दूसरी कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ें। इसको हम पैरेलल नहीं लगा सकते। अगर हम इसको पैरेलल लगाएंगे ना, एमीटर को पैरेलल लगा देंगे, तो इसकी तो रेजिस्टेंस ही बहुत कम है, शंट रेजिस्टेंस है इसमें लगी हुई, तो सारे का सारा करंट इसमें से पास हो जाएगा। ये तो शॉर्ट सर्किट कर देगा, आपका जो सर्किट होगा ये उसको शॉर्ट सर्किट कर देगा अगर पैरेलल लगाया। इसी इसको आपने सीरीज में लगाना होता है। तो ये आपने देखा कि हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर चेंजेस करके उसको एमीटर में कन्वर्ट किया। अब देखें कि वोल्टमीटर कैसे बनता है। ये भी गैल्वेनोमीटर से बनता है। ये देखें, ये गैल्वेनोमीटर है, तो उसके साथ यहाँ पे सीरीज में एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस जो है ये लगा दी जाती है। पहले हमने देखा, आपने देखा बेटे कि हमने स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाई थी तो वो एमीटर बन गया था। अब हमने वेरी लार्ज रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दी है, तो अब ये पूरी असेंबली क्या बनी, ये वोल्टमीटर बन गया। अब वोल्टमीटर बना तो हमने लिया लार्ज रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाकर, लेकिन सर्किट में कैसे इसको यूज करना है, पैरेलल। इसको सर्किट में किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो उसके साथ हमने इसको पैरेलल लगाना है। अब इसको सीरीज में नहीं लगाना क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको सीरीज में लगा देंगे तो यह करंट को अल्टर कर देगा, करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो नहीं कर सकेगा। इसलिए इसको पैरेलल लगाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ये इस करंट को अफेक्ट नहीं करता, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेटली मेजर हो जाता है। तो इसकी कॉम्बिनेशन भी याद रखें बेटे कि एक तो पैरेलल लगाना है हमेशा और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और अप्लायंस के अक्रॉस पैरेलल इसको लगाना है। नेक्स्ट बेटे है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को और रेजिस्टेंस को मेजर करता है, यानी तीनों चीजें मेजर करेगा, इसलिए इसको एवोमीटर कहा जाता है। एवोमीटर में A stands for एम्पियर, V for वोल्ट एंड O for ओम। यानी एम्पियर मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, ओम मीटर भी है। ओम मीटर वो डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस मेजर करता है।
तो बताया कि जो मल्टीमीटर है ये भी एक गैल्वेनोमीटर ही होता है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में, वोल्ट मीटर में या ओम मीटर में। कैसे? नेसेसरी मॉडिफिकेशन से। कोई भी हमने जब मेजरमेंट करनी होती है, करंट की हो, वोल्टेज की हो या रेजिस्टेंस की हो, तो इसमें एक सिलेक्टर स्विच लगा होता है। ये बेटे देखें, इसमें सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। हम उस सिलेक्टर स्विच के जरिए पहले सर्किट को सिलेक्ट करते हैं। इसमें अलग अलग सर्किट होते हैं। तो सबसे पहले सर्किट सिलेक्टर जो है उसके जरिए हम सर्किट को सिलेक्ट करते हैं। इवन कि हम रेंजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, कि हम रेजिस्टेंस मेजर करें तो उसकी क्या रेंज है, वोल्टेज हमारी किस रेंज की है, करंट किस रेंज का है। तो डिफरेंट रेंजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। और ये भी बताया कि वोल्ट मीटर के तौर पे जो है इसमें ये फैसिलिटी भी है कि ये डीसी और एसी दोनों वोल्टेजेस को मेजर कर सकता है। मेरे बेटे याद रखें कि जो मल्टीमीटर है इसके अंदर ये सहूलत भी है कि जब एज ए वोल्ट मीटर हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो ये डीसी और एसी वोल्टेजेस दोनों किस्म की वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हैं। लास्ट में एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स, इनके बारे में बताया गया। एनालॉग मीटर बेटे वो है जो अभी हमने डिस्कस किए, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, पॉइंटर होता है जो इनके डायल के ऊपर मूव करता है, सर्कुलर स्केल पे मूव करता है, रीडिंग बताता है। तो चूंकि ये स्केल कॉन्टिन्यूस होता है, लिहाजा कोई भी रीडिंग जो है वो पॉसिबल होती है एनालॉग मीटर के जरिए। तो ऐसे मीटर्स को हम एनालॉग मीटर्स कहेंगे जिनमें ऑल द रीडिंग्स आर पॉसिबल और डायल के ऊपर पॉइंटर जो है मूव करता है। जिस तरह कि ये पीछे आप देखें, ये वाला जो है, ये जो आप मीटर देख रहे हैं मल्टीमीटर, ये क्या है, एनालॉग है। एनालॉग एनालॉग इसको क्यों कहा, क्योंकि इसका जो डायल है वो उसके ऊपर पॉइंटर मूव कर सकता है और कॉन्टिन्यूस कोई भी रीडिंग मिल सकती है आपको। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो डिजिटल मीटर के बारे में पढ़ेंगे। पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए या रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिजिटल भी यूज हो सकते हैं। इसके भी सारे फंक्शन वही हैं जो एवोमीटर के हैं, यानी जो पिछले मीटर के हमने पढ़े हैं एवोमीटर के, इसके भी सारे वही फंक्शन। डिफरेंस क्या है कि डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर जो रीडिंग होती है वो डिजिट्स की फॉर्म में डिस्प्ले होती है और आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं। कोई बच्चा भी इसको रीड कर सकता है, कोई टेक्निकल वे ही नहीं है, जस्ट डिजिट्स ही देखने हैं। इसमें एरर का चांस नहीं होता, जबकि एनालॉग मीटर के अंदर एनालॉग वो पॉइंटर की पोजीशन को नोट करने में एरर पॉसिबल होती है। जब हम देखते हैं उसको, पोजीशन जो पॉइंटर की है उसको हम एक्यूरेटली नहीं देख पाएंगे, वहां पे एरर का चांस है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मीटर में चूंकि डिजिट्स का डिस्प्ले हो रहा होता है तो डिजिट्स को हम इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे एरर का चांस नहीं होता। यानी एक तो रीडिंग लेना आसान है, दूसरा एरर नहीं होती। इट इज नाउ बेटे एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ लेने हैं सारे। वेलोसिटी डेफिनेशन तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो मिलेंगे वो देख लेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, आपने जो स्टेटमेंट सही होगी उसके आगे टिक लगाना है और जो गलत है उसके आगे क्रॉस लगाना है। बताया कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ठीक है क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ही करंट होता है। दूसरा पॉइंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर होता है, इन्होंने वोल्ट लिखा तो गलत हो गया। ठीक है, ये फॉल्स है, क्रॉस करेंगे। तीसरा पॉइंट, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये बेटे ठीक है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लो की तरफ ही मूव करता है। स्विचेस शुड ऑलवेज बी प्लेस इन द वे ऑफ लाइव वायर। ये भी बात ठीक है, हमेशा लाइव वायर्स में स्विचेस लगाने चाहिए, ये टिक हो जाएगा। डीसी वोल्टेज कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ये गलत है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है, डीसी को नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। Current flowing through a conductor can be considered analogous to water flowing through a pipe. Pipe में से दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट भी कहते हैं। द डैश ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अपोजिशन, यहाँ पे क्या होगा, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। चार्ज जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो बताया एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट, तो सीरीज विद द सर्किट। एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स करंट इज कॉल्ड एमीटर। असद आप बताएंगे? ये सिंपल है, एमसीक्यूज में पूछूंगा, आपने बताना है। असद मेरी आवाज आ रही? जी जी सर। सर फिल इन द ब्लैंक्स का पहला बता दें। ये वाला नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स का, अच्छा। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो है वो पाइप है, PIP, पाइप। एग्जांपल पढ़ी थी ना इसके अंदर चैप्टर में। जी सर। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्लियर है? जी सर। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। वोल्टेज। द डैश ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो क्या होगा? अपोजिशन। अपोजिशन, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और चार्ज ऑन कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू डैश पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट, तो क्या होगा? सीरीज, यस। हाँ जी। अब एमसीक्यूज में देखें, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स करंट इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। नो नो, दैट मेजर्स करंट, जो करंट को मेजर करता है, अभी हमने पढ़ा है एमीटर। द पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल वायर इज, न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल क्या होती है? जीरो। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम, HOM। ओहम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। हाँ जी, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओम। ओहम, ठीक है। उसके बाद है द कांस्टेंट इन ओम्स लॉ इज पोटेंशियल डिफरेंस। नो चार्जेस। नो, constant in Ohm's law is resistance. It is resistance. Device used for turning circuit on or off is switch। Yes, it is switch. तो इसके बाद बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि आपको नोट्स में सारे मिल जाने हैं, चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ये भी नोट्स में सारे मिल जाएंगे। तो अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नोट्स इसके मैं शेयर कर दूंगा। कल हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। सर